नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी पॉलिटी रैपिड रिवीजन सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट की चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें तथा इससे जुड़ा एक भी सवाल आपसे ना छूटे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान, उसमें कुल 7 मूल अधिकार थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, मतलब उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो सवाल आपको ध्यान से पढ़ना है। पीएससी की खूबसूरती यही है कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि लिखा क्या है। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6। जब संविधान बना तब कितने मूल अधिकार थे, या मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 7। जो 7वां या 6वां मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको अब 300A में रख दिए हैं, मतलब अब वो कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये आता है कि क्या वो संवैधानिक अधिकार है, तो है, क्योंकि 300A में लिखा है। 300A मतलब संविधान का हिस्सा है। संवैधानिक अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो संविधान में लिखे हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़, मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों बोलते हैं? भाई अधिकार तो कई होते हैं ना, कानूनी होते हैं, संवैधानिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। तो मूल अधिकार में ऐसा क्या खास है? तो पहली चीज़ ये है कि ये मूल अधिकार इसलिए हैं क्योंकि ये संविधान में है, मतलब इनका वर्णन आपके संविधान में किया गया है। और दूसरा, ये मूल अधिकार इसलिए हैं क्योंकि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल हैं। मतलब जैसे आपका और कोई अधिकार है, आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्ट, लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए वो मूल अधिकार है, क्योंकि वो लागू होता है। अगली चीज़ ये है कि अधिकारों के प्रकार क्या क्या हैं। तो पहला, जैसे मैं आपको बताऊं, नेचुरल राइट मतलब प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की बात जो पाश्चात्य चिंतक थे हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने की थी। और वो बोले कि मानव जब जन्म लेता है ना, तो क्योंकि वो मानव के रूप में जन्म लिया, इसलिए उसके पास कई अधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ये क्योंकि मानव के रूप में आप पैदा हो गए तो आपके पास वो अधिकार है प्राकृतिक रूप से, वो प्राकृतिक अधिकार है। ह्यूमन राइट मतलब होता है, मानवाधिकार मतलब होता है कि मानव की डिग्निटी, मानव की जो भी गरिमा है और मानव की भलाई के लिए जो भी अधिकार हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन राइट। लीगल राइट मतलब होता है ऐसे अधिकार जो आपको लॉ के द्वारा मिलते हैं, मतलब कानून के द्वारा मिलते हैं। जैसे ह्यूमन राइट, मानव अधिकार में आप बोल सकते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और कानूनी अधिकार में आप क्या बोल सकते हो? स्ट्राइक का अधिकार, पेटेंट का अधिकार, ये सब कानूनी अधिकार है। संवैधानिक अधिकार मतलब जो संविधान में दिए, जैसा हमने पढ़ा। अब मूल अधिकार, अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, पहला पूछता है किस भाग में है, तो ये संविधान के भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से लिया गया है, अगला सवाल ये आता है। तो ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका ये जो है, यहाँ बिल ऑफ राइट आया था एक, जिसमें वहाँ अधिकार दिए गए लोगों को, तो वहाँ से हम प्रेरित होकर अपने संविधान में मूल अधिकार रखें। अगली चीज़ है भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, आप पढ़े होंगे 1929 में, जिसमें अंग्रेज़ों ने हमको चुनौती दी थी कि तुम क्या बोलते हैं संविधान बना के दिखाओ, तो हमने संविधान बनाया था, उसमें मूल अधिकार हमने रखा था। 1931 का कराची प्रस्ताव आता है, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता का अनुमोदन कराया जाता है, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल होते हैं। उसमें भी मूल अधिकार की चर्चा होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट या 1931 के कराची प्रस्ताव में मूल अधिकार है कि नहीं, तो मूल अधिकार है। जैसा मैंने बताया कि हमारे अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार अगर अनुच्छेद से आप समझेंगे, साथ साथ अनुच्छेद भी समझते जाइए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट याद ना कर पाएँ, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि जब ऑप्शन आता है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये समानता टाइप की बात हो रही है और ये 14 से 18 के बीच में कहीं होगा।
ऑप्शन में अगर 25 है तो आप पकड़ लेंगे कि ये तो नहीं होगा, इसलिए अनुच्छेद ध्यान रखना है कि समानता 14 से 18, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार, जिसको हम अभी जैसा पढ़े कि 44वें संविधान संशोधन से हटा के अनुच्छेद 300A में रख दिए हैं, और ये अब कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, क्योंकि कानून से मिल रहा है वो। और छठवां जो अधिकार अभी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32 में। इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। एक सवाल जो अगर आप इतना याद कर लिए ना तो एक सवाल आराम से बनता है, और सबसे ट्रिकी सवाल होता है जो जनरली लोगों से नहीं बनता, कि आपके जो इतने सारे अनुच्छेद हैं ना उनमें से 5 केवल अनुच्छेद ऐसे हैं, 5, ये आप याद रख लीजिए, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हैं। मतलब ये समझ गए ना, आपके मूल अधिकार नागरिकों को भी मिले हैं और गैर नागरिकों को भी। ऐसा नहीं कि तुम विदेशी हो तो तुमको नहीं मिलेगा। तो 5 कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, पढ़ेंगे हम क्या है ये। अनुच्छेद 15 में समानता की बात है, 16 में भी समानता की बात है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 29 और 30 है आपका शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ये 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को हैं, बाकी जितने भी हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 17 नागरिकों के लिए है कि सब के लिए है? तो सब के लिए है, इनके अलावा जो भी अधिकार हैं वो सभी के लिए हैं। और ये आपसे पूछ सकता है कि भारत में स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी को है कि नहीं? तो नहीं है, समझ रहे हैं? ये आपको इसलिए याद रहना चाहिए। अगला जो ट्रिकी सवाल आता है मूल अधिकार से वो आता है आपातकाल से रिलेटेड। तो जब भी आपातकाल लगेगा तो संविधान में ये लिखा है कि अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा बाकी सभी जो भी अधिकार हैं वो आपके सस्पेंड हो जाएंगे। अनुच्छेद 20 और 21 पढ़ेंगे हम लोग क्या है इनमें। जैसे 21 है जीवन का अधिकार, इसी में फिर शिक्षा भी आ जाता है। तो 20 और 21 आपसे नहीं छीना जा सकता। इसके अलावा जो भी अधिकार हैं आपके वो आपके सस्पेंड कर लिए जाएंगे। ठीक, मतलब वो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हों। मतलब उसमें क्या है कि नोटिफिकेशन होता है कि अब ये अधिकार छीना जा रहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं। तो आपातकाल जब हम पढ़ेंगे तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में लगता है, एक होता है राज्यीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन जो 356 अनुच्छेद में है, और एक है वित्तीय आपातकाल जो 360 में है। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 का, उसको लगाने के 3 ग्राउंड हैं जो यहाँ सामने आपके लिखे हुए हैं। पहला है युद्ध, वार, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाह्य आक्रमण, और तीसरा है आर्म्ड रिपेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह। तो अनुच्छेद 19 में जो आपके 6 अधिकार हैं ना, अगर युद्ध होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से आक्रमण होता है तो ये 6 अधिकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो ये 6 अधिकार आपके ख़त्म अपने आप नहीं होंगे। ये समझना है आपको। यहाँ ना पीएससी आजकल पॉलिटी में फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ध्यान से देख लीजिए। अब हम अनुच्छेद देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 जो है वो बोलता है कि राज्य क्या है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। तो उसमें अनुच्छेद 12 में ये लिखा है कि राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका आते हैं। मतलब कि राज्य में क्या क्या आएंगे? यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के कार्यपालिका और विधायिका, ये जो है। अगली चीज़ क्या है कि राज्य के अंतर्गत जो स्टेच्यूटरी और नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी भी है ना राज्य की, जैसे LIC का नाम आप सुने होंगे, तेल निकालने वाली ONGC का नाम सुने होंगे, ये भी आते हैं। और कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, यहाँ हम केवल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात किए। जो न्यायालय है जब नॉन जुडिशियल काम करेगा, गैर न्यायिक काम करेगा, तो वो भी राज्य के अंदर आएगा।
तो ये फंसा के पूछ सकता है कि न्यायालय जब जुडिशियल काम करेगा तो राज्य कहलाएगा कि नहीं, तो नहीं कहलाएगा। अगला है अनुच्छेद 13। ये क्या बोलता है कि जब संविधान, देखिए अब हम लोग मूल अधिकार बना दिए। अब जैसे मूल अधिकार में लिखा है कि अस्पृश्यता खत्म होगी, यह समानता होगी। अब संविधान के लागू होने से पहले कोई कानून है जिसमें अस्पृश्यता है या उसमें असमानता है कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा अधिकार मिले हैं? तो ऐसा लिखा है कि संविधान के लागू होने से पहले की ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से असंगत हैं वो शून्य हो जाएंगी। अगर वहाँ ऐसा लिखा है कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, तो वो चीज़ शून्य हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा राज्य अगर ऐसा कोई कानून बनाता है, राज्य ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकार से असंगत है, जैसे राज्य मान लीजिए कोई कानून बनाया कि यहाँ पे असमानता होगी, लोगों के बीच भेदभाव होगा, तो जहाँ पे वो असंगत है ना, मतलब मान लीजिए कानून तो बहुत बड़ा है, जहाँ पे मूल अधिकार के खिलाफ जाता है उसको हम शून्य मान देंगे। शून्य मतलब उसको हटा देंगे वहाँ से, क्योंकि वो मूल अधिकार से असंगत है। अगला फिर संसद ने एक संशोधन लेके आई इंदिरा गांधी के टाइम में, उसको बोलते हैं 24वां संशोधन। उसमें कहा गया कि जो संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करेगी ना, उसमें ये 13 की बात लागू नहीं होगी। मतलब वो इसलिए लागू लाए थे ये कि संसद मूल अधिकार को ख़त्म कर सकती है या मूल अधिकार को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। लेकिन अब कोर्ट तो होता है, मतलब कोर्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते। तो एक खतरनाक केस आया जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस 1973, अभी चर्चा में भी था वो। केशवानंद भारती केस में जज बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई आप संशोधन कुछ भी कर सकते हो, आपकी शक्ति, समझना ना बात को ध्यान से। अभी पहले क्या था कि आप मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये 24वां संशोधन लाया और बोले कि हम अनुच्छेद 368 से अगर कोई चेंज करेंगे तो वो जो 13 में बातें लिखी हैं उससे में नहीं माना जाएगा, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। केशवानंद भारती में बोला कि आप संशोधन तो कर सकते हो, आप संसद हो भाई, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में चेंज नहीं कर सकते। जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें चेंज नहीं कर सकते। लोग बोले क्या है, बता दो बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट बोला वो हम नहीं बताएंगे, वो हम टाइम टाइम पे बताएंगे। तो कोर्ट का वो हो गया ना, अब कोर्ट बड़ा हो गया, मतलब आप कुछ भी चेंज किए, कोर्ट बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और ख़त्म कर देगा, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देगा। कोर्ट टाइम टाइम पे बताया भी है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे धर्मनिरपेक्षता भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि हिंदू राज्य बनाओ, तो भाई चेंज तो आप कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर ही धर्मनिरपेक्षता है। तो ऐसा समझना है आपको। अब हम अधिकार देखते हैं। पहला अधिकार जो हम बोले थे वो था समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में लिखा है कि दो चीज़ लिखा है, एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। ये हम लाए हैं ब्रिटिश संविधान से, मतलब कानून के सामने हर एक आदमी बराबर है। समझ रहे? कानून के सामने कोई गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी वंश का है, सब बराबर हैं। ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हम अमेरिका से सीखे हैं। ये बोलता है कि समान परिस्थिति में ना आपको समान व्यवहार करना है। जैसे मान लो दो लोग गरीब हैं तो दोनों गरीबों के साथ एक समान व्यवहार करना है। गरीब अमीर के साथ समान व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये पॉजिटिव है कि जैसे आरक्षण है उसमें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना लोगों को, जो समाज के निचले वर्ग हैं, तो जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। फिर अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 ये बोलता है कि राज्य जो है, ध्यान से समझिएगा, राज्य, धर्म, पहली चीज़ धर्म, दूसरी मूलवंश, तीसरा लिंग, चौथा जाति, पांचवा वंश। इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे अब अनुच्छेद 16 में भी ऐसी क्राइटेरिया है और दो एक्स्ट्रा है उसमें। कभी पीएससी दिमाग लगाया ना तो पूछ सकता है कि क्या 15 में है क्या 16 में है। तो 15 में क्या है? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा।
फिर अब भाई हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो बोला गया कि महिला हैं या बच्चे हैं उनके लिए भेदभाव हो सकता है। लोग बोले कि यार महिला कॉलेज है, ये तो भेदभाव है ना। फिर हुआ कि नहीं यार, जो समाज में जिनको आप दबा के रखें उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसके अलावा अनुच्छेद 15(4) जोड़े पहले संविधान संशोधन से 1951 में, और कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के साथ भी मतलब आप भेदभाव कर सकते हो। आरक्षण भी तो भेदभाव है ना इसके हिसाब से, इसमें तो लिखा आप भेदभाव करोगे ही नहीं। तो इसको बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव, कि किसी को आगे उठाने के लिए भेदभाव करना। फिर अनुच्छेद 15(5) में जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन 2006 से, जिसमें कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, उनको आरक्षण दे सकते हैं। और अभी लेटेस्ट 103वां संविधान संशोधन आया, अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया उसमें, और उसमें कहा गया कि EWS जो सुनते हैं ना आप, आर्थिक रूप से पिछड़े, उनको आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ऐसे तो आरक्षण आप दे नहीं सकते। अब अनुच्छेद 16 आया। अनुच्छेद 16 में आपको बोला था ना, इसमें है कि वो है कि नॉर्मल राज्य नहीं करेगा, इसमें है लोक नियोजन। जो नियोजन होता है ना, नौकरियां होती हैं सरकारी, उसमें अवसर की समानता होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें भी धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। इसके अलावा दो चीज़ और है, वंश क्रम और निवास। इनके आधार पे जो लोक नियोजन है, सरकारी नौकरियां हैं, उनमें भेदभाव नहीं होगा। अपवाद क्या क्या है? पहला है तो कुछ राज्यों में निवास की शर्त है, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में भी आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, व्यापम के एग्ज़ाम में देखे होंगे। दूसरा है कि बैकवर्ड क्लास और EWS को आरक्षण दिया जा सकता है, ये भी अनुच्छेद 16 का अपवाद है। अगला है अनुच्छेद 17, इस पर फिल्म भी आई थी, देखे होंगे आप लोग, अच्छी फिल्म है। उसमें लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, जो अनटचेबिलिटी है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए दो कानून भी सरकार लेके आई। पहला 1955 में आई, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, मतलब नागरिक अधिकारों को संरक्षण अधिनियम 1955। और दूसरा जो एट्रोसिटी एक्ट बोलते हैं, जो अभी लागू है और ज़्यादा उसको अच्छे से बनाया गया, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो ये अनुच्छेद 17 के लिए आया ये अधिकार। अनुच्छेद 18 जो आप सुने होंगे वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब इसमें लिखा है कि उस समय आप सुने होंगे ना कि अंग्रेज लोग राय बहादुर, ऐसी ऐसी एक से एक सर की उपाधि, ऐसी उपाधि देते थे। तो अब संविधान बना तो हम बोले यार हम उनकी उपाधि क्यों लेंगे। तो ये कहा गया कि सैनिक और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा, अब सैनिक मतलब मेजर जनरल ये तो रहेगा ही, एकेडमिक भी जो भी उपाधियाँ होती हैं उसके अलावा आप उपाधि नहीं दे सकते चापलूसों को। अंग्रेज वही करते थे, चापलूसी किए, जिए जूरी किए तो उपाधि दे दिए। इसके अलावा उसमें और क्या लिखा है कि अगर आप भारतीय नागरिक हो, समझना ध्यान से, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आप विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते। तीसरी चीज़ है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, मतलब विदेशी आदमी है, लेकिन भारत में लाभ का पद धारण कर रहा है, मतलब भारत सरकार के अंडर काम कर रहा है, तो अगर वो उपाधि लेता है ना बाहर कहीं से, तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब राष्ट्रपति को बताएगा फिर उपाधि लेगा। और चौथी चीज़ है कि अगर लाभ के पद वाले जो लोग हैं वो बाहर से, मतलब देश के बाहर से, ना तो उपहार ले सकते ना भेंट ले सकते, तो बोलेंगे ना हमको गिफ्ट मिला है और देश बेच देंगे। तो ये भी है कि राष्ट्रपति को पहले बताओ कि भैया हमको ये गिफ्ट मिल रहा है, ये उपहार मिल रहा है, ये भेंट मिल रही, उसके बाद आप ले सकते हो। तो यह है अनुच्छेद 18। मतलब अगर अपन रिकैप करें तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, जिसमें क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और ONGC, LIC जैसी बॉडियाँ, और न्यायपालिका जब गैर न्यायिक कार्य करे। फिर अनुच्छेद 13 में ये लिखा है कि ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है, मतलब ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकार में कमी करता है, मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, उस कानून का वो हिस्सा जो कानून का उल्लंघन करता है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 बोलता है एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष बराबरी, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 15 समानता की बात करता है।
अनुच्छेद 16 क्या बात करता है कि जो लोक नियोजन है सरकारी नौकरी उसमें समानता हो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 ये जो अभी हम पढ़े ये उपाधियों का अंत करता है। तो ये हमारा समानता का अधिकार। इसके बाद हमारे बाकी 5 अधिकार बचे हैं, उसको हम अगले वीडियो में, छोटा वीडियो रहेगा उसमें ख़त्म कर देंगे। ये जो आपके सवाल हैं ये आराम से आपके हो जाएंगे, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप जैसे बनाएंगे ना तो आपको ये सवाल आपके बन जाएंगे। मतलब आप एक बार ट्राई करके देखिएगा बना के, जो भी पिछले साल में सवाल आए इनसे बाहर नहीं आएगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जो भी सलाह हो सकती है, जो हम लोग और सुधार सकते हैं वो भी बताइएगा। आपका जो भी कमेंट रहता है अच्छा लगता है, हम लोग को पढ़ते हैं, और जो भी आप लिखते हैं उत्साह बढ़ता है उससे। खूब सारा धन्यवाद आपका। एक चीज़ और कि सब्सक्राइबर जो आप लोग बढ़ा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उससे भी बहुत उत्साह बढ़ता है सही में। धन्यवाद।